हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और वहां पर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो आज क्या होगा, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्कस कर रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 3 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसे जरूर देखिएगा भाई। पार्ट अगर फर्स्ट और पार्ट 2 अगर नहीं देखें तो जाकर आप देखिए और एक तरीके से वहां से आप लोग और नॉलेज लीजिए और ताकि आप लोगों के सीयूटी का एग्जाम और अच्छे तरीके से जाए, है कि नहीं। उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, वो उसका नाम है सीयूईटी 2023 करके है और उसके ब्रैकेट में लिखा होगा इको और बीएसटी। ठीक है, तो इको और बीएसटी करके लिखा हुआ है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में एक अलग प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, तो उसमें सारा वीडियो आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा। या फिर उसके अगर वहां भी नहीं मिलेगा तो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक तो नीचे दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग आराम से देख सकते हैं, वहां भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मैंने पीडीएफ वगैरह भी शेयर करा है। तो आप लोग वो पीडीएफ भी थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है गुड्स। गुड परचेज फॉर अ फॉलोइंग पर्पस। जो गुड्स होता है बहुत सारे पर्पस के लिए परचेज किया जाता है। अगर बोला जाए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंज्यूमर जो होता है वो जो गुड्स को परचेज करता है वो पर्पस ऑफ फाइनल गुड्स के अगर हिसाब से वो परचेज कर रहा है, मतलब गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। तो ये किस तरीके से, मतलब एक तरीके से कि अगर कोई कंज्यूमर वॉशिंग मशीन ला रहा है, ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन वो ला रहा है तो अगर वो अपने घर के यूज के लिए ला रहा है या अपने होम यूज के लिए ला रहा है तब वो एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हो गया, कौन? कंज्यूमर के लिए। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन ला रहा है, बिजनेसमैन ला रहा है किसके लिए? बिजनेसमैन ला रहा है अगर उसको फर्दर धोबी का काम करता है मान लो, तो वो धोबी का मतलब क्या, उससे पैसा कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वहां इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में काम करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये बात याद रखिए, उस वक्त वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, उस वक्त वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा जब कोई धोबी जो है उसको यूज करेगा वॉशिंग मशीन को। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। तो गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ वांट्स, बिल्कुल सही बात है, ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले, इसीलिए वो पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेस करता है सेटिस्फैक्शन के लिए। और जो दूसरी बात है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके फर्म में। जैसे कि अगर कोई धोबी है तो वो अपने एक तरीके से उसका कंपनी होगा, मान लो ड्राई क्लीनर का एक अलग कंपनी है तो वो ड्राई क्लीनर वो अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ऑप्शन 3 होगा बोथ ए एंड बी, तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया, आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि सप्लाई ऑफ मनी किससे रिलेटेड है, कि जो मनी का सप्लाई होता है, जो मनी का जो सप्लाई होता है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जो पैसा है, और करेंसी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो भी करेंसी पब्लिक के हाथों में है, जो भी करेंसी पब्लिक के हाथों में है उसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से वो क्या, सप्लाई ऑफ मनी को रेफर कर रहा है कि पब्लिक के हाथों में जितना पैसा अभी करेंटली है तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी सप्लाई उतना है लोगों का। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ हेल्ड बाय द मनी, जितने भी टाइप्स ऑफ मनी लोगों के हाथों में है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, या फिर बोला जाए इकोनॉमी में जितना लोगों के पास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। तो आई होप तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सब बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है और उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करके चलिए ताकि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से जाए। इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू जो है वो 0.8 है और उसका नेशनल जो इनकम है, जो नेशनल इनकम कैसे डिनोट करते हैं, वाई से, वाई इज इक्वल टू 4000 करोड़। ठीक है, तो 4000 करोड़ है, तो बोला कि वैल्यू ऑफ सेविंग, तो सेविंग कितना वैल्यू है, तो अगर 4000 करोड़ को अगर 0.8 से इंटू कर देंगे, अगर मान लो 0.8 से, तो क्या किया, नीचे 100 हो गया, अब 0 0 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 4 8 जा 3200, कितना आ गया, 3200 करोड़। एक तरीके से ये क्या हो गया, एक बोला जाए कि कंजम्पशन हो गया। तो सेविंग हमारे के पास कितना बचा, 800 करोड़। अगर इसको 4000 से माइनस कर देंगे 32,000 को, 3200 को,
तो मेरा बचेगा 800 करोड़। तो आई होप तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ, द वर्ड इकोनॉमिक्स जो डिराइव फ्रॉम अ टू वर्ड। कौन कौन दो वर्ड से इकोनॉमिक्स? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को 11th में भी पढ़ाया गया होगा, 12th में भी पढ़ाया होगा, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो या फिर आप आईएससी के बच्चे हो। तो यहाँ पर बोला गया कि ग्रीक वर्ड ऑइको से लिया गया है और नोमस से। तो ऑइको ऑइको और एक तरीके से नोमस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो लगभग लगभग जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ना, जो वो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक या लैटिन। तो दो चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिन से कंफ्यूज नहीं करना है। अगर लैटिन ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पर तो दिया नहीं है लेकिन दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है, ऑक्यो ऑक्यो। और ये नॉमस टू मैनेज, मतलब अगर कोई हाउस को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से पूरे कंट्री को किस तरीके से मैनेज कर रहा है या कोई हाउस होल्ड को कैसे मैनेज कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक्स का वर्ड वहां से डिराइव हुआ। क्यों? क्योंकि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखा जाता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा जाता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स 1938 के बाद आया था। अगर रोल प्ले में अगर बोला जाए मेजरली, क्योंकि गवर्नमेंट पहले जो होता था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को लेकर चलता था। तो आई होप सो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट बजट इज विल बी अ जीरो। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, व्हेन कब होगा? जब जीरो, मतलब एक बोला जाए कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो कब होता है गवर्नमेंट बजट में, डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो कब होता है। तो यहाँ पर क्या, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है ताकि वो फिस्कल डेफिसिट को कम कर सके, और उसको एक तरीके से नेट इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू, एडिंग फिस्कल डेफिसिट नेट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट देना है उसे। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, कि जब फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो मीट का इक्वल होगा जब इंटरेस्ट पेमेंट का, कि जितना इंटरेस्ट पेमेंट देना है, तो वो चीज हमारा क्या है, वो जब इक्वल हो जाता है तब हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता है। तो आई होप सो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से देख के चलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखो यहाँ कभी कभी क्या पूछ देता है कि इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर पूछा गया करेक्ट कौन सा है, तो इस ऑप्शन नंबर 2 है कि जब टीयू फॉल्स होता है तो एमयू इज लेस देन जीरो। मतलब क्या, जब एमयू लेस देन जीरो कब होगा? जब टीयू जो होगा वो फॉल होना लगेगा, ठीक है। मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी अगर कम होता रहेगा, टोटल यूटिलिटी कम होगा, तब हमारा क्या होगा, एमयू इज लेस देन जीरो। तो आई होप तो मतलब क्या, एक तरीके से नेगेटिव चला जाता है ये। एमयू जीरो मतलब क्या, नेगेटिव। 3 केसेस होते हैं इसके, जो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द इनपुट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा रिजल्ट करता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट में, प्राइस में इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बोला जाए राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इंक्रीज इन द प्राइस की वजह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी एक तरीके से इफेक्ट हो रहा है उसमें। When the price of factor of production like land labor rises, then it leads to a rise in the cost of production, है कि नहीं। जैसे मान लो कि लेबर को वेज पहले 10,000 दे रहे थे, मान लो अब क्या हो रहा है कि अब 12,000 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना बनाने में पैसा लग रहा है वो इंक्रीज हो गया। तो यही बोला गया कि इंक्रीज इन प्राइस, उसके वजह से मतलब लेबर, लैंड, इसके रेंट, अगर रेंट बढ़ने की वजह से अगर रेंट बढ़ा दिया मालिक को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा था उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो 7th भी क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आते हैं 8th में। देखिए आराम से सुनिएगा ताकि आप लोगों का सारा एक तरीके से यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फ्लो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहला हो गया डिपॉजिट ऑफ द बैंक, डिपॉजिट इन अ बैंक, की जो भी डिपॉजिट बैंक में, कैपिटल, डेप्रिसिएशन या फिर वेल्थ। इससे तो इसका ऑप्शन है हमारा एक तरीके से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन मतलब होता है एक तरीके से वीएस एंड टीएस। क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी एक तरीके से बोला जाए घाटा हो रहा है। घाटा मतलब वो नहीं, लॉस। मतलब ये कि वीएस एंड टीएस मतलब जो सामान टूट रहा है, फूट रहा है, कुछ सामान, अब सारा सामान बनता है, मान लो कि 500 प्रोडक्ट किसी ने बनाया, ऐसा नहीं है ना सारा 500 प्रोडक्ट को सुरक्षित रख पाएगा।
हो सकता है उसमें एक दो प्रोडक्ट खराब हो गया, तो उसका जो वैल्यू होता है उससे क्या होता है, वैल्यू जो होता है एसेट में उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग एक तरीके से फ्लो से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फ्लो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है और स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ ये आंसर हमारा करेक्ट है। आते क्वेश्चन नंबर 9 में कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो किसके बराबर है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके बराबर है? तो इसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू जितना भी कंजम्पशन हो रहा है और उसको अगर टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एक गोल्डन फॉर्मूला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई वाले ने 11th में पढ़ा होगा। अगर आप लोग भूल तो गए होगे भाई, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं, ये आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, सीबीएसई ने भी 12th में पढ़ा, आईएससी बोर्ड वाले ने भी 12th में पढ़ा। तो ये भूले नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसे जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विच आर इंडिपेंडेंट एंड द अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड, कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जितना भी होता है हमारा, मतलब जो डॉलर हो गया या अनदर करेंसी जो भी फॉरेन करेंसी में डील होता है, तो विच आर इंडिपेंडेंट एंड द अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो याद रखिएगा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट टू द स्टेट ऑफ बैलेंस। वो किस पर डिपेंड करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि फॉरेन कंपनीज इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर फॉरेन की कंपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है, देन विच एम्स टू अर्निंग प्रॉफिट, देन सच ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो हम लोग उसको बोलेंगे एक तरीके से ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो प्रॉफिट जितना करेगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी कंट्री को टैक्स देगा, तो हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी। इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को, और ये एबव द लाइन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एआर, जो एआर कर्व रहता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व रहता है, वो क्या रहता है परफेक्ट कंपटीशन में? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहता है अगर उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन हॉरिजॉन्टल मतलब क्वांटिटी चेंज होता है लेकिन जल्दी प्राइस चेंज नहीं रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हेन द प्राइस फॉल्स विथ अ राइज इन द आउटपुट, कि जैसे राइज इन द आउटपुट, आउटपुट में राइज हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्वांटिटी में राइज हुआ है, और जब प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, प्राइस फॉल हुआ, तो टी आर इज डैश व्हेन एम आर इज जीरो। तो टी आर में क्या इफेक्ट होगा जब एम आर जीरो होगा? तो एक तरीके से टी आर इज मैक्सिमम, कि टोटल जो रेवेन्यू होगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम पोजीशन पर होगा जब एम आर जीरो होगा। हमेशा याद रखना कि एम आर जब जीरो होगा और जब ये घटना शुरू हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा टी आर, तो जो एम आर हो जाएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ एक बात याद रखना कि टी आर टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम पर जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो ये यहाँ पर लिखा भी गया है, तो आप लोग ये भी बात, ये देखिए एम आर बिकम्स नेगेटिव कब? जब टी आर स्टार्ट फॉलिंग, जब टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगता है तब हमारा एम आर जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अगर सारे ऑप्शंस को आप लोग पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द प्राइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर सप्लाई ऑफ कमोडिटी अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड डज नॉट कॉज एनी चेंज, कि उसमें प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब एक तरीके से प्राइस जो रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो फॉल्स है। करेंसी नोट आर इशूड आर नॉट अ लीगल टेंडर, कि करेंसी नोट इशूड आर नॉट अ लीगल टेंडर। करेंसी नोट जो इशू होता है वो लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर मतलब क्या? कि गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए और गवर्नमेंट उसको एज ए लीगल टेंडर मानेगा। नहीं तो फिर क्या हो, जैसे 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था डिमोनेटाइजेशन में, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन में मतलब क्या? लीगल टेंडर अब नहीं रहा, मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो आई होप तो ये लीगल टेंडर होता है करेंसी नोट्स। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया?
कि इसमें से कॉलम में से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है। तो करेक्टली मैच पेयर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 का बी, मतलब जो मार्केट इन एन इकोनॉमी रहता है वो प्रोड्यूसर ओनली, ये बिल्कुल गलत है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसा कि क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमी एज अ होल को डिनोट करता है। अगर इनकम अगर किसी हाउस होल्ड का रहता है, अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फर्म का, तो वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा कि टोटल जो नेशनल इनकम जो रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जैसा कि मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोग एक बार रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लिए, नहीं तो फिर आगे आराम से बढ़िए और आराम से एंजॉय करते हुए सुनते चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर आपको करना है। इसमें क्या है कि 2 का जो बी है वो करेक्ट है। जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो बोरोइंग लेस देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि जब बोरोइंग को माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से, लेस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से, तब हमारा क्या निकलता है, एक तरीके से प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये गलत है, रेवेन्यू डेफिसिट बोरिंग से, टैक्स ये गवर्नमेंट बजट से। तो हमारा एक तरीके से बोला जाए कि ये वाला जो पेयर है प्राइमरी डेफिसिट वो बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सो ये भी आपका आंसर समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन भी रहे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है हमारा वो ट्रू है। द मैन इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। क्यों, क्योंकि वहां पर आरबीआई जो होती है या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो बीच में आके उसको मैनेज करने की बात की जाती है वहां पर। तो ये हमारा एक तरीके से राइट है। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एमैल्गमेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है कि नहीं, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक पार्ट है जो मैनेज कौन करके चलता है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। और यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन है, ये 2 सेंट्रल बैंक पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। यूएसए का फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक कहाँ है, यूएसए का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि which one of the following is not a determinants of individual supply curve, मतलब एक तरीके से इसमें से कौन सा है जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का डिटरमिनेंट्स नहीं है, मतलब जो सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि नंबर ऑफ फर्म्स, कि नंबर ऑफ फर्म्स जो होता है एक तरीके से ये डिटरमिनेंट्स नहीं है इंडिविजुअल। देखो यहाँ इंडिविजुअल बोला है, अगर सिर्फ सप्लाई कर्व बोला रहता तब दिक्कत है। देखो प्राइस की वजह से एक इंडिविजुअल जो एक इंसान के डिमांड और सप्लाई में दिक्कत आता है। ठीक है, बोला जो टैक्सेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से, लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स की वजह से नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ऑल एक्सेप्ट द नंबर ऑफ फर्म्स इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो ये बात हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर्म। इसमें से आइडेंटिफाई करना है मार्केट फॉर्म हैज अनडिटरमाइंड डिमांड कर्व, जिसका डिमांड कर्व क्या रहता है, अनडिटरमाइंड रहता है, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है एक तरीके से हमारा ओलिगोपोली, सॉरी ओलिगोपोली जो मार्केट कर्व है, ओलिगोपोली में कभी भी हम लोग डिमांड कर्व को नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। इन ओलिगोपोलिक फॉर्म ऑफ मार्केट नो सिंगल फर्म्स कैन प्रेडिक्ट द प्रोस्पेक्टिव सेल्स, वो सेल्स वगैरह को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया विच विल बी इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को कौन इफेक्ट करता है, इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज मोर, कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को, इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड, कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को हम लोग एक आइडेंटिफाई करें और रिक्वायर हो उसका, तो ऑप्शन नंबर प्राइस इलास्टिसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा उसमें इंक्रीज होगा, तभी वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड इफ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू फाइंड अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी इज मोर, कि अगर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को फाइंड करने में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब यह ज्यादा आप लोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, विल इंक्रीज। आई होप सो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये इनइलास्टिक रहता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, यहाँ पर 2 छूटा हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है। इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो करेक्ट है। अगर बोला जाए
कौन सा? कमर्शियल बैंक स्टोर ऑफ द वैल्यू। स्टोर ऑफ द वैल्यू का मतलब जो बार्टर सिस्टम करता था नहीं कर पाता था, मतलब बार्टर सिस्टम जो था वो स्टोर इन द वैल्यू नहीं कर पाता था, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम आया, मनी आया। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो स्टोर इन वैल्यू करता है। तो सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ एंड यूज द क्रेडिट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो यूज करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के तौर पर। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो स्टोर इन द वैल्यू को क्रेडिट करता है। या फिर बोला जाए कि सेंट्रल बैंक भी होता है, वो हमारा ऑप्शन जो हमारा ये करेक्ट होगा। क्यों? यहाँ पर एक तरीके से यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कमर्शियल बैंक स्टोर इन द वैल्यू करता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ये वाला मार के आ जाओगे। लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सही है? सेंट्रल बैंक सही है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कंट्रोल करके चलता है। और दो तरीके से क्रेडिट रहता है, एक क्वांटिटेटिव रहता है, एक क्वालिटेटिव रहता है। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्वालिटी मेंटेन करता है, क्वांटिटेटिव मैनेज करता है। मतलब कंट्रोल ऑफ मनी का सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और ये स्टोर इन वैल्यू करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मनी से करता है अगर बोला जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना सेंट्रल बैंक से। ठीक है, हम लोग मार के आ जाएंगे भाई सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी देखा है कि नहीं, मैंने दिखाया भी आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 की जो एपीएस होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है, इज द रेशियो ऑफ सेविंग एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि जो उसका सेविंग होता है पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन से, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं है। क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा कि एस बाई वाई, एक तरीके से बोला जाए कि सेव और इनकम से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा एक तरीके से ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि मोर सोफिस्टिकेटेड and a heavy capital goods raise the ability of the labor to produce goods, कि जितना आप टेक्नोलॉजी बढ़ाते चले जाते हैं उतना लेबर जो होता है वो क्या होता है, या जो एबिलिटी ऑफ द लेबर होता है वो बढ़ता है, और आपके गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेवी मशीन्स दिस हेवी एंड सब्स्टिट्यूटेड रिड्यूस द टाइम टेकन बाय द लेबर, क्योंकि जो लेबर को पहले बनाने में जो जितना समय लग रहा था, मतलब एक तरीके से टाइम को कम किया जाता है, टाइम को कम किया जाता है अगर इसको देखा जाए कैपिटल गुड से रिलेटेड। जितना मशीन आएगा उतना जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्शन होगा। आते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जांपल, इसमें से कौन सा करेक्ट एग्जांपल दिया गया कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट शुड मेक द डेवलपमेंट थ्रू द करेक्ट प्लान। तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों बात हुआ है। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है अगर रियल फैक्ट्स के अनुसार अगर कोई बात करता है तो वो रियल फैक्ट्स है भाई, ये कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, सिंपल सी बात है। और एक बोला गया है कि ओपिनियन, ओपिनियन क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। अगर कोई ओपिनियन देता है तो इसका मतलब किससे रिलेटेड है, ओपिनियन। अगर रियल फैक्ट दे रहा है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ओपिनियन किसमें है? देखो यहाँ बोला गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप थ्रू द करेक्ट प्लानिंग। अगर प्लानिंग सही से किया जाए तो भारत सरकार क्या कर सकती है, अच्छे से डेवलप कर सकती है अपने कंट्री को। तो आई होप सो ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्या होता है पहले स्टेज में कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर, किस पर, इंक्रीजिंग रेट पर। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है टिल द मैक्सिमम पॉइंट, और जो मार्जिनल जो प्रोडक्ट रहता है वो भी राइज करता है जब तक वो मैक्सिमम ना पहुंच जाए। लेकिन फिर टीपी क्या होगा, टीपी मैक्सिमम पर होगा। कब टीपी मैक्सिमम पर होगा भाई, जब एमपी मेरा 0 पर होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। फिर टीपी जब कम होने लगेगा तब मेरा जो मार्जिनल जो प्राइस होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तरीके से ये वाला पहला पॉइंट है कि जब टीपी इंक्रीज करता है, तो एमपी भी इंक्रीज करता है, राइज करता चला जाता है। फिर जब टीपी मैक्सिमम पर हो जाता है तो एमपी मेरा 0 हो जाता है। ठीक है, अब जब टीपी नेगेटिव में हो जाता है तब एमपी क्या होता है, नहीं, टीपी जब डिक्रीज होने लगता है तो एमपी मेरा नेगेटिव हो जाता है। आई होप तो ये पूरा अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही एक तरीके से यहाँ पर मुझे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई वीडियोस बनाने में मदद करता है।
तो अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिएगा तो नोट्स के लिए आप लोग जरूर जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं कल रात